दोस्तों, सेकुलर विजन पाकिस्तान एक नए चैनल के साथ हाजिर हुआ हूँ। मुख्तलिफ सा नाम है। आप सोच रहे होंगे कि साहब सेकुलर विजन पाकिस्तान बना, ये भी कोई नाम हुआ? पाकिस्तान तो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, इस्लाम के नाम पे बनी है मुसलमानों के लिए। तो असल में ये प्रोग्राम वो पॉलिटिकल रीजंस के लिए नहीं है, और ये भी बात नहीं है कि साहब वो कोई उनकी आइडियोलॉजी को या किसी चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं या कंट्रोवर्सी है, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। ये असल में सेकुलर विजन है पाकिस्तान में रहने वालों का। पाकिस्तान में बड़ी तादाद है जो सेकुलर विजन पर यकीन रखती है, और सेकुलर विजन से मुराद मेटाफोरिकली मैं कहूँगा यही है, या वैसे भी ये है, लिटरली मीनिंग भी ये है कि हम इंसान जो हैं वो बेसिकली सेकुलर होते हैं, क्योंकि हमारे ख़यालात जो हैं उसका फ्लो में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमें मज़हबी और गैर मज़हबी और मशरिक़ या मगरिब या किसी भी हवाले से कोई भी फ़लसफ़ा हो, कोई भी थ्योरी हो, अदब हो, आर्ट हो, उस पर ख़यालात आते हैं और उस पर कोई रिस्ट्रेंट नहीं है खुदरत की तरफ से। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो सेकुलर माइंड सेट के हैं। उसका मतलब यह है कि कोई भी स्टेट जो है उसका कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। इंसानों का रिलीजन होता है, स्टेट का रिलीजन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि स्टेट जो है वो गवर्निंग बॉडी होती है और वो अपने जो इलाका है उसमें बसने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखती है। अगर उसको हम आइडियोलॉजिकल स्टेट बना देंगे और किसी एक नाम पर बना देंगे तो फिर उस सूरत में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और जैसा कि हमें नज़र भी आता है कि होता ही ऐसा है। इसलिए स्टेट का कोई मज़हब नहीं होना चाहिए। शायद यही वजह है कि हम भी वेस्ट में खुश हैं, क्योंकि ये सेकुलर स्टेट्स हैं और यहाँ पर हमें उतने ही राइट्स हैं जो यहाँ के लोकल लोगों को राइट्स हैं। तो इसलिए लोग बाग आम तौर पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, मस्जिद जाएँ और चर्च जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंदिर जाएँ। बहरहाल ये तो एक दूसरी बात निकल आई, मगर कहने का मतलब ये है कि सेकुलर जो विज़न है वो यही है कि इसमें बात कर लेंगे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। मौज़ूआत चाहे वो कैसे भी हों, चाहे वो मज़हब के ऊपर हों तो भी, और मज़हब के अगेंस्ट भी जो फ़िलासफ़ीज़ आई हैं बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ, बहुत ही जिसे कहते हैं ग्रेसफुली, चाहे वो मशरिक़ का फ़लसफ़ा हो, चाहे वो मगरिब का फ़लसफ़ा हो, चाहे वो अदब की बात हो, तो जो कुछ भी लिटरेचर वहाँ लिखा जा रहा है मशरिक़ में या जो मगरिब में किताबें आ रही हैं खुसूसन उसके हवाले से, तो उस पर बात कर ली जाए, खुलकर बात कर ली जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है। किताबें होती हैं अच्छी बुरी, उन पर बात होनी चाहिए, नज़रियात पर बात होनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा यही होगा कि साहब डायनेमिक्स खुलेंगे, कुछ सोच के नए ज़ाविये बनेंगे। और बहुत सी, मेरा ख़्याल है कि हमारे सिप्ते हसन ने एक जगह कहीं कहा था कि दिमाग पर जो मकड़ी के जाले बन जाते हैं, या फिर एक अंदाज़ होता है सिलेंड्रिकल सोचने का, एक मखसूस रुख में सोचने का, और मैं सही हूँ बाकी दुनिया गलत है, मेरा नज़रिया बिल्कुल ठीक है, बाकी का सारा नज़रिया बिल्कुल गलत है, मैं ज़हीन और फ़तीन हूँ, बाकी सब डम है। इस किस्म के जो एक मेंटल एटीट्यूड या एक बीमारी है, उससे हम बाहर निकलेंगे और समझेंगे कि नहीं साहब, दुनिया बड़ी वसी है और यहाँ एक से बढ़कर एक इल्म मौजूद है, उस पर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए और तज्जियाती जहन होना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरे प्रोग्राम के हवाले से। आपको याद होगा कि मैं एक प्रोग्राम करता था लाइब्रेरी विद डॉक्टर बुलंद अकबाल, जिसमें मैं मुख्तलिफ़ किताबों को डिस्कस किया करता था। लगभग 25 से किताबें मैंने डिस्कस की थी और काफ़ी मारकतुल आरा किताबें थी उनमें। मसलन टास्टाई की वार एंड पीस थी, और दोस्तोयेव्स्की की क्राइम एंड पनिशमेंट थी, और सिप्ते हसन की मूसा से मार्क्स थे। आपको याद होगा कि ब्लाइंड वॉच मेकर थी, अल्बर्ट कामू की थी स्ट्रेंजर, और हमारे जो यही जेन पॉल सार्तर हैं उनकी नो एग्ज़िट था ड्रामा, और नावल नौजिया, और कुछ पाकिस्तान की किताबें भी थी, शहजाद अहमद की थी हम आप सोचते क्यों नहीं, और मुबारक साहब की किताब थी मुबारक हैदर की तहजीबी नरगिसियत और सकाफ़ती घुटन वगैरह, उस पर हमने बात की थी। या खालिद हुसैनी का नावल था द काइट रनर, या वर्जीनिया वुल्फ का नावल था द लाइट होम, द लाइट हाउस, तो कई एक किताबें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, और उसमें मुझे अच्छा रिस्पांस मिला था। लोग बाग ये कह रहे थे कि साहब आप इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखें, इसलिए कि उसमें 60 से 70% मैं कोशिश करता था कि ना सिर्फ किताब का थीम दे दूं बल्कि मटेरियल दे दूं। तो एक सिलसिला था वो, फिर वो टूट गया। मगर ये कि मेरा इरादा यही है कि अब मैं दोबारा से ऐसा ही एक प्रोग्राम शुरू करूँगा, लाइब्रेरी विद बुलंद अकबाल, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि कॉन्टेम्परेरी लिटरेचर या कॉन्टेम्परेरी फ़िलासफ़ी या कॉन्टेम्परेरी जो कुछ भी यहाँ मगरिब में लिखा जा रहा है और मशरिक़ में भी जो हमारे मुल्कों में लिखा जा रहा है, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, वो मैं कभी कभार डिस्कस कर लूँ और उन किताबों में बात कर लूँ जो अहम लगे मुझे,
मेरा ख्याल है कि इससे क्या होगा, एक लिंक, एक ब्रिज डेवलप हो जाएगा दोनों तहजीबों के दरमियान, और हमें समझ में आएगा कि मगरिब के लोग किस तरह से सोच रहे हैं, उनके डायनेमिक्स क्या हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं साहब, क्योंकि ये जो किताब है ये बहुत अहम किताब है, इसके ऊपर तो खूब खुलकर गुफ्तगू की। बीइंग एंड नथिंगनेस जेन पॉल सार्तर की 1943 में लिखी गई थी, मिड सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान लिखी गई थी। उस वक्त पूरी दुनिया बहौल के से खून में नहाई हुई थी, ख़ासतौर पर वेस्टर्न ममालिक में, क्योंकि जंग सारी इस खत्ते में ज़्यादा चल रही थी, और जो कुछ भी हो रहा था उसमें सेकुलर जहन तो सवालात उठा ही रहे थे। रेशनलिस्ट माइंड तो आपको पता है सवालात उठाते हैं साहब, के फॉर एग्जांपल 6 करोड़ यहूदी मर गया, अरे भाई तो यहूदियों का खुदा कहाँ है, और बिल्कुल ऐसे उसके बाद से लेके अब तक बहौल के से मुसलमानों में एक मुसीबत आई हुई है। तो हम अक्सर सोचते हैं कि भाई ये आखिर कब तक वादा फिरदा पर बात रहेगी, आज भी फ़लस्तीन में खून बह रहा है, तो भाई मुसलमानों का खुदा कहाँ है। या कभी कभार हमें वो प्लेग का दौर याद आता है, 12वीं से 15वीं सदी के दरमियान यूरोप डार्क एजेस में था, और कितने मसाइल थे और क्या क्या मुश्किलात आई हुई थी, और कहत में था पूरा, और यूरोप पूरा कब्रिस्तान से ज़्यादा कब्रिस्तान हो गया था। तो फिर हम अक्सर सोचते थे कि यार ये कैथोलिक चर्च वालों का खुदा कहाँ है। तो वो जो एक खुदा कहाँ है, हर बार खुदा वादा फरदा पे क्यों रखता है। कोविड आकर फैल गया सारी दुनिया में, लोग मरते चले गए, तो साहब बाद में वैक्सीनेशन आई तो ही अब मरीज तो अभी भी आते हैं कोविड के, मगर वो वायरल फ्लू किससे ज़्यादा के नहीं होते, उनमें लोग मरते मराते नहीं हैं। या फिर प्लेग के बाद भी डॉक्सीसाइक्लिन और सारे एंटीबायोटिक्स आई, तो उसके बाद ही लोगों की जान बची। तो रेशनलिस्ट माइंड सोचता है। अच्छा, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड कर लेता हूँ मैं जेन पॉल सार्तर पर आने से पहले, ताकि हमें एक लिंक समझ में आ जाए कि ये राइटर जो एग्जिस्टेंशलिज्म पर लिख रहा है, जो वजूदियत पर लिख रहा है, जो मजहबी फिलॉसफी के बिल्कुल दूसरे सिंप से आ रहा है, एक नए फिक्र के साथ आ रहा है। तो ये फिक्र कोई नई नहीं थी, रोमन एम्पायर के दौर से पहले भी, यानी यूनानी अदवार में भी लोग मटेरियलिस्टिक थे और सोचा करते थे। जैसे गॉर्जियस फिलॉसफी आपको याद होगी, या वो लोग सोचते थे मटेरियलिज्म के बारे में, टॉमिस्ट फिलोसफर्स थे। फिर सोक्रेटिस का दौर आता है और प्लेटो का दौर आता है। इस दौरान एक पूरे का पूरा एक रेशनल माइंड डेवलप होता है, एक डायलेक्टिक अंदाज सोचने का शुरू होता है, और प्लेटो जो है वो अपने फॉर्म की बात करता है और एक नई तस्वुर की बात करता है। तो अरिस्टोटल जो है वो एक ज़मीन पर ले आता है उनकी पूरी फिक्र को, और कहता है कि नहीं साहब तो उसके बाद का जो दौर आता है, फिर आपको याद होगा पूरा मिडिवल दौर आ रहा है 1000 साल का, जिसमें हमारी तरफ जो है वो एक नई फिक्र, मुतज़ल्ला फ़िक्र आ रही है, अशरी फ़िक्र आ रही है, और उसमें हमारे पास ये कंदी भी पैदा हो रहे हैं, और इब्न रुश्द भी आ रहे हैं, और राज़ी भी आ रहे हैं, और गज़ाली भी आ रहे हैं, और दो अलग तरह के फ़िक्र आ रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो मुतज़ल्ला वाले जो हैं वो ग्रीक फ़िलासफ़ी को इस्लामिक फ़िलासफ़ी से मिलाकर एक उसकी इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, यानी, और जो हमारे गज़ाली हैं वो कह रहे हैं नहीं साहब उसको मिलाइए मत, ग्रीक फ़िलासफ़ी को इस्लामिक फ़िलासफ़ी से मत मिलाइए, और इससे कॉन्टमिनेशन डेवलप हो रही है, और इनकोहेरेंस ऑफ फ़िलासफ़ी करके वो एक किताब लिख रहे हैं, इब्न रुश्द उसके ख़िलाफ़ किताब लिख रहे हैं। तो ये पूरा एक सिलसिला आपको नज़र आता है मिडिवल दौर में हमारी तरफ भी, कि एक मुस्तक़िल सोचने का अमल जारी है। बिल्कुल दूसरी तरफ अगर हम आए अपने यूरोपियन दुनिया में, तो यहाँ पर एक अलग फिक्र की एक नई लहर दौड़ रही है साहब। एक पूरी रो हमें नज़र आ रही है, रेने डिकार्ड है जनाब, तो स्पिनोज़ा है, तो लिबनीज़ है, ये सब लेबनीज़ है, ये सब लोग जो है ना रैशनलिस्ट फिलोसफर है, ये रीज़न की बात कर रहे हैं, ये डिडक्टिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं, ये लॉजिक की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। उसके बाद ये पूरा दौर चलता है साहब 15वीं सदी से, यानी रेने डिकार्ड, स्पिनोज़ा और हमारे जो लेबनीज़ हैं, ये आकर हमको फिर हेगल से मिला देते हैं, कार्ल मार्क्स से मिला देते हैं, शेले से मिला देते हैं, नीत्शे से मिलाते हैं, कोपेनहेगन से मिलाते हैं, और फिर ये भी नज़र आते हैं कौन, जिनकी किताब है हम डिस्कस करने वाले हैं, बीइंग एंड नथिंगनेस वाले, जेन पॉल सार्तर नज़र आते हैं, एल्बर्ट कामुज़ नज़र आते हैं। ये सब रेशनलिस्ट फिलोसफर्स, ये यूरोपियन फिलोसफर्स। इन्हीं के सामने एक और रॉबी फिलोसफर्स की चल रही है, जिनको हम इम्प्रेसिस्ट फिलोसफर्स कहते हैं। ये वो हैं जो बरतानिया में पैदा हुए हैं। इनमें हमें कौन नज़र आता है, इनमें डेविड ह्यूम है, और जॉन लॉक हैं, और फ्रांसिस बेकन है, और जॉर्ज ब्रेकले है। ये लोग इम्प्रेसिस्ट फिलोसफर हैं। ये कहते हैं साहब चीज़ें सेंसेस से आती हैं, चीज़ें अंदर से नहीं आती हैं। चीज़ें को ठीक है कि उसके ऊपर एक थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए, रीज़न होनी चाहिए, लेकिन आती चीज़ें सब बाहर से ही हैं, सब के सब हमारे सेंसेस से आती हैं, हमारे सारे जो स्पेशल सेंसेस हैं, जो हमारे सेंसेस हैं उससे। तो यूँ एक दो अलग तरह की रॉस डेवलप हुई। उस रॉ को हम मिला सकते हैं जेन पॉल सार्तर से, कि जेन पॉल सार्तर जो हैं, जो एक फ्रेंच फिलोसफर हैं, जो 1905 में पैदा हुए थे और 1980 में उनकी डेथ हुई थी, यानी ये लगभग कोई 75 बरस के थे। उनकी जो कुछ किताबें आईं, और वो खुसूसन उनका नावल नौजिया आया, या फिर नो एग्जिट जैसे उन्होंने ड्रामे लिखे, और ख़ासतौर पे ये किताब जो उनकी आई थी बीइंग एंड नथिंगनेस, ख़ासतौर पर बीइंग एंड नथिंगनेस, खुसूसन 1943 में जब
सारा यूरोप खून में बहाया में माहौल कैसे, और सारी दुनिया में एक पूरी हर तरफ वॉर ही वॉर फैली हुई थी। चौंका दिया यूरोपियन फिलोसफर्स को। बड़े प्ले राइट थे, बड़े राइटर थे, बड़े फिलोसफर थे, एक बिल्कुल अलग अंदाज सोचने का दिया। उन्होंने कहा कि साहब जो मजहबी फिक्र है कि साहब रूह पहले आती है और वो जिस्म में डाल दी जाती है, और फिर वो जिस्म जो है उसकी एक डेस्टिनी होती है, और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला होता है, गुनाह सवाब का सिलसिला होता है, और फिर उसके बाद एक टिपिकल इब्राहिमिक फिक्र जो है, एक टिपिकल जो एक मोनोथिस्टिक फिक्र है, उसके बिल्कुल अपोजिट सेंस में जाके खड़े हो गए। अगर नहीं साहब ऐसा नहीं है, बल्कि जिस्म पहले, बल्कि फिनोमेना पहले, बल्कि एग्जिस्टेंस पहले है, उसके बाद एसेंस है। तो मजमूई तौर पर ये फ़लसफ़ा वजूदियत या एग्जिस्टेंसिज्म को डिस्कस करते हैं, और एक पूरी फ़िक्र जो है वो एक मुखालिफ रुख से लेकर आते हैं, जो मजहबी फ़िक्र के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में खड़ी हुई है, और किस तरह से जस्टिफाई करती है उसको हम बात कर लेते हैं। तो ये देखें, बीइंग आम ज़बान में तो यही है कि साहब बीइंग क्या है। बीइंग असल में कोई भी जानदार है, कोई भी बेजान है, या पूरी ज़मीन है, या इस कायनात में मौजूद हर शय है, वो बीइंग है। लेकिन फिलोसफिकल ज़बान में बीइंग क्या है? बीइंग का मतलब असल में कॉम्बिनेशन है, कहे का एसेंस का और एग्जिस्टेंस का, जो पूरा कॉम्बिनेशन है। एग्जिस्टेंस मतलब वो फिनोमेना जो हमें नज़र आ रहा है सामने, ठीक है, और एसेंस यानी वो रूह जिसका जिक्र मजहब में होता है, या ये कहने के जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है जो पीछे छुपा हुआ है, जो नज़र नहीं आ रहा है। तो एसेंस और एग्जिस्टेंस का जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो बीइंग है। सार्थर किस तरह से इस फिनोमेना को बता रहे हैं बीइंग के, वो हम देख लेते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि हम पहले एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस पर बात कर लेते हैं, ताकि फिर एक ही उसमें 10-15 मिनट के अंदर हम मेजर थीम्स को डिस्कस कर लें। तो एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आते हैं, फिर बात करते हैं। मिराज नसीम वर्चुअल हॉस्पिटल एंड हिमायत अली शायर फाउंडेशन, पाकिस्तान का पहला अस्पताल जहां सेहत की तमाम तर बीमारियों के इलाज का मशवरा बिना किसी मुआवजे या डोनेशन के किया जाता है। इस फलाही इदारे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह खुद आपके घर पहुंचकर आपकी मदद कर रहा है। ये कंप्यूटर स्क्रीन की महज एक क्लिक से आपको दुनिया के उन आला तरीन डॉक्टर्स की टीम से मिला देता है जो इंसानियत की खिदमत को ही अपना ईमान समझते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर से मुतमईन नहीं, अगर आपका मरीज अस्पताल में एडमिट है, अगर आपके मरीज की सर्जरी होने वाली है, या आपका कोई प्यारा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, तो आप मिराज नसीम वर्चुअल हॉस्पिटल के एक्सपर्ट स्टाफ की टीम से फ्री राय ले सकते हैं। यही नहीं, मिराज नसीम वर्चुअल हॉस्पिटल एंड हिमायत अली शायर फाउंडेशन पर मौजूद हेल्थ लिंक्स और मुस्तकिल चलने वाली एजुकेशनल वीडियोस आपको सेहत के मुतालिक नित नई होने वाली रिसर्च से भी अपडेट करते रहते हैं। खिदमत के एक नए जज्बे के साथ सारी इंसानियत के लिए। मिराज नसीम वर्चुअल हॉस्पिटल एंड हिमायत अली शायर फाउंडेशन।
वेलकम बैक दोस्तों। तो बात कर रहे थे हम फिनोमेना ऑफ बीइंग की, कि सार्थर क्या कह रहे हैं। सार्थर कह रहे हैं कि जो बीइंग है वो असल में कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? एग्जिस्टेंस का और एसेंस का। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? फिनोमेना। फिनोमेना कौन सा? जो मैं आपको नजर आ रहा हूं, ठीक है, जो मैं आपको नजर आ रहा हूं, जो कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस असल में पूरा एक फिनोमेना है। वो कहते हैं फिनोमेना और एसेंस दोनों मिलकर ही कॉन्शियसनेस भी बनाते हैं। वो कह रहे हैं कि असल में जब हम दुनिया में आते हैं वो पूरी कॉन्शियसनेस होती है जो आती है। हम अचानक दुनिया में आते हैं, देखते हैं कि साहब क्या है, लोग नजर आ रहे हैं, बच्चे नजर आ रहे हैं, दुनिया नजर आ रही है, हवा नजर आ रही है, आसमान नजर आ रहा है। ये क्या हुआ? एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई। तो वो कहते हैं कि जो एसेंस है और जो एग्जिस्टेंस है, जो पूरा का पूरा कॉन्शियस फिनोमेना है, वो सडनली डेवलप हो जाता है, वो पैदा हो जाता है, वो दुनिया में आ जाता है। कहां से आता है वो बताते हैं कहां से आता है, लेकिन पहले देख लीजिए क्या होता है। अब क्या हुआ साहब कि वो एग्जिस्टेंस और एसेंस जो पूरा कॉम्बिनेशन है, जो कॉन्शियसनेस है, वो डेवलप हो जाता है, वो आ जाता है, ठीक है, वो एक साथ आ जाता है। वो कहते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो दुनिया के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसमें पहले कौन सी चीज आती है? मजहब कहता है पहले एसेंस आता है, यानी पहले रूह आती है, उसके बाद वो जिस्म में डाल दी जाती है और फिर जिस्म अपने डीड्स के लिहाज से परफॉर्म करता है और एक डेस्टिनी की तरफ चला जाता है। ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल उल्टा मामला है। असल में बात यह है सारी की सारी कि जिस चीज के साथ हम कांटेक्ट में आते हैं वो कॉन्शियसनेस होती है, वो फिनोमेना होता है। हम दरख्त को देखते हैं, दरख्त के पत्ते, फूल, हमें चीजें नजर आती हैं, हम उसके एसेंस में नहीं जाते, हमें नहीं पता उसके सेल्स कैसे हैं, उसमें फाइलम कहाँ है, उसमें क्या होता है, जाइलम कहाँ है, उसमें ऑस्मोसिस कहाँ हो रही है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द ट्री। हमें क्या पता उसकी बायोलॉजिकल एटॉमिक कॉम्बिनेशन क्या है? हमें तो दरख्त नजर आता है, पत्ते नजर आते हैं, फूल नजर आते हैं, हमें तो इंसान नजर आते हैं, हमें तो शक्ल नजर आती है, हमें तो उनका बरतना, उनका गुस्सा, उनकी तकलीफ नजर आती है। तो हमें फिनोमेना नजर आता है। फिनोमेना पहले आता है, एग्जिस्टेंस पहले आती है, मटीरियल पहले आता है, एसेंस बाद में आता है। तो कहते हैं एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, यानी फिनोमेना प्रीसीड्स एसेंस, जबकि वो कहते हैं एसेंस प्रीसीड एग्जिस्टेंस। पहले एसेंस आता है, पहले रूह आती है, बाद में। तो कहते हैं ये बिल्कुल टोटल मामला है। तो कहते हैं पहली चीज फिनोमेना है, पहली चीज कॉन्शियसनेस में जो चीज हमें मिलती है वो फिनोमेना आता है। वो हमें एक आदमी का बरतना नजर आता है, वो कॉन्शियसनेस जो है वो सिंपली वो अवेयरनेस नहीं है। वो कहते हैं ये कॉन्शियसनेस मुकम्मल है, इसके अंदर एसेंस भी शामिल है और इसके अंदर अवेयरनेस भी शामिल है, ये दोनों मिलकर सामने आते हैं। फिर उसके बाद वो इस पूरे फिनोमेना को, इस पूरे जो बीइंग का फिनोमेना है जिसके अंदर दोनों चीजें शामिल है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि याद रहे बात कि अवेयरनेस जो है या जो फिनोमेना है ये, और पीछे जो एसेंस है, ये दोनों जो हैं ये असल में ये जो बीइंग की कॉम्पोजिशन है वो दो तरह से सामने आती है। एक चीज वो कहते हैं बीइंग फॉर इटसेल्फ और एक कहते हैं बीइंग इन इटसेल्फ। बिल्कुल जुमले से समझ में आ जाता है। बीइंग फॉर इटसेल्फ का मतलब यह है कि जो चीज एक्सप्रेस हो रही है, जो चीज अपीयरेंस में आ रही है, वो बीइंग फॉर इटसेल्फ है। और बीइंग इन इटसेल्फ का मतलब है, जिसका मतलब ये है कि हमें पता ही नहीं कि अंदर का क्या हालात है, अवेयरनेस ही नहीं है हमें कि हम ऐसे क्यों हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल बीइंग इन इटसेल्फ। तो वो कहते हैं कि इस पूरे फिनोमेना को जो बीइंग है उसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, बीइंग फॉर इटसेल्फ, बीइंग इन इटसेल्फ। बीइंग इन इटसेल्फ वो है जो हिडन है, जो छुपा हुआ है, जो हमारे इल्म में नहीं है। बीइंग फॉर इटसेल्फ का मतलब यह है वो कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर मौजूद है वो पूरा का पूरा बाहर आ रहा है, सामने आ रहा है, वो डेवलप हो रहा है, पूरा फिनोमेना सामने आ रहा है। तो इस तरह से वो उस गॉड के पूरे फलसफे को रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब, एसेंस छुपा हुआ है, एसेंस सामने नहीं है, एसेंस कोई डिसाइडेड नहीं है, असल चीज वही है जो बीइंग फॉर इटसेल्फ, बीइंग फॉर इटसेल्फ। अब बीइंग फॉर इटसेल्फ के आगे फिर वो कहता है जो बीइंग है, उनसे हम सवाल पूछते हैं सार्थर साहब से, ये बीइंग आता कहां से? तो एक स्ट्रेट जवाब आता है, नथिंगनेस। नथिंगनेस से आता है। नथिंगनेस का मतलब यह है कि देयर इज नथिंग, जहां से ये आ रही और कहां जा रहा है, नथिंगनेस, नथिंगनेस में चले जाता है। तो बीइंग फॉर इटसेल्फ या वो पूरा फिनोमेना जिसके अंदर एक एग्जिस्टेंस है, एक अवेयरनेस है और जो एसेंस है, ये पूरा जो कंपोजिशन है जिसको हमने कॉन्शियसनेस कही थी, जो पैदा हुई थी दुनिया में, वो आती है और चली जाती है। नथिंगनेस से आती है, नथिंगनेस में चली जाती है। तो फिर दूसरा सवाल पैदा होता है, तो फिर हमारा ताल्लुक नथिंगनेस से क्या है? जिस अंधेरे से हम आए हैं और जिस अंधेरे में हम चले जाएंगे, तो उससे हमारा अंधेरे से हमारे इस कॉन्शियसनेस का, जिसको हम कॉन्शियसनेस कह देते हैं, चलें बीइंग, पूरे बीइंग को, ये जो मेरा पूरा कॉन्शियसनेस है जिससे मैं बरत रहा हूँ दुनिया को अपने पूरे जिस्म के साथ, अपने पूरे एसेंस के साथ और अपने पूरे एक्सप्रेशंस के साथ, इसका मेरा उस डार्कनेस से क्या ताल्लुक है? उस नथिंगनेस से मेरा क्या ताल्लुक है?
क्या मेरा उसका एंटागोनिस्टिक ताल्लुक है, मैं उसके अगेंस्ट हूं क्योंकि वो नथिंग से आया है और मैं एकदम पैदा हो गया हूं, मैं नो से आया हूं, मैं यस हो गया हूं। तो उन्होंने कहा कि वो एंटागोनिस्टिक नहीं है, वो अगेंस्ट नहीं है, वो असल में कह रहे हैं कि वो असल में आपस में जुड़ा हुआ है, वो डीपली मिला हुआ है, डीपली कनेक्टेड है, उसके दरमियान में एक रब्त है, लेकिन वो रब्त कन्फ्रंटेशन का है, वो रब्त जो है मुवाफकत का भी है, मुखालिफत का भी है, वो बड़ा खूबसूरत रब्त है नथिंगनेस से जो आपकी डेवलपमेंट हुई है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि साहब ये ताल्लुक एक अजीब गरीब ताल्लुक है, इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नथिंगनेस आपको डेवलप तो कर रहा है और उसके साथ ही साथ आपको एक जहां ये दे रहा है कॉन्सेप्ट कि आप नथिंगनेस से आए हैं, यानी निगेट कर रहे हैं कि मैं तो डार्क से आया हूं, मैं तो अंधेरे से आया हूं, मैं तो नो से आया हूं। जब मैं नो से आया हूं तो उस नो के अंदर से आने की वजह से आपको एक गुंजाइश फ्रीडम की मिल गई, क्योंकि आप बिल्कुल नथिंगनेस से आए, आप नो से आए, तो आप सडनली आ गए तो आपको फ्रीडम भी तो मिल गई, खुली फ्रीडम मिल गई, आजादी आजादी। मुझे तो किसी ने पैदा ही नहीं किया, मैं तो नथिंग से आया हूं। तो उस आजादी में आप उस नथिंग को भी कह सकते हैं नो, क्योंकि आप खुले आजाद हैं। तो आपका उससे ड्यूअल ताल्लुक है, आप उसको नो भी कह सकते हैं, आप उसको यस भी कह सकते हैं। आप कहते हैं हाँ मैं नथिंगनेस से आया हूं, आप ये भी कह सकते हैं हाँ नहीं मैं नथिंगनेस से नहीं आया। तो आपके दो रिश्ते बन गए। तो इस तरह से उन्होंने एक और बात डेवलप करी। उन्होंने कहा कि ये बैक वक्त आपको दो रास्ते भी देता है, खुली फ्रीडम दे रहा है, खुली आजादी दे रहा है, लेकिन कहते हैं इसकी वजह से एक और चीज डेवलप होती है, उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। उससे एक घबराहट डेवलप होती है, अरे मैं नथिंगनेस से आया हूं, मैं नथिंगनेस में चले जाऊंगा, व्हाट द हेक, फायदा क्या हुआ जिंदगी का, घबराहट, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं इस कायनात में तन्हा हूं। ये एक अजीब गरीब शक्ल पैदा हो जाती है। तो उससे वो कहते हैं कि बैड फेथ डेवलप होता है, खुद को धोखा देने वाला फेथ डेवलप होता है। तो उस वक्त जो लोग बैड फेथ में चले जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं इस घबराहट को नहीं झेल सकता, मैं इस टेंशन को नहीं झेल सकता, मैं इस अकेली कायनात में क्या कर रहा हूं, ये एक जरसूमे की शक्ल में घूम रहा हूं, मैं क्या हूं। तो वो बैड फेथ डेवलप हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, खुदा ने डेवलप किया, प्री डिटरमिन था हमारी एसेंस और हम जाकर उससे दोबारा मिल जाएंगे। तो ये एक बैड फेथ है। ये बैड फेथ आपको दूसरे रास्ते पे चले जाता है, क्योंकि फिर आप एसेंस को पहले डेवलप कर लेते, विच इज नॉट देयर, लाइक आपको पता ही नहीं एसेंस क्या चीज थी। तो वो कहते हैं वो बैड फेथ जो है वो आपको आप में डेवलप हो जाएगा, यानी आप खुद को धोखा देना शुरू कर देते हैं, खुद को धोखा देते हैं और धोखे में फिर जिंदगी गुजार देते हैं। तो आप कहते हैं नहीं मैं नथिंगनेस से नहीं आया हूं, मैं समथिंग से आया हूं, मैं समथिंग में जाऊंगा, मैं नथिंगनेस से नहीं आया हूं। नतीजा होगा कि मैं समथिंग में जाऊंगा तो वो जो समथिंग जो है वो मुझे पैदा कर रहा है, वो मेरा हिसाब किताब लेगा वगैरह वगैरह, जो भी आप चाहे फिलॉसफी डेवलप कर लें और उस पूरे इल्यूजन के अंदर जिंदगी गुजार लें। उससे क्या होगा, उससे एक पूरा का पूरा एक इल्यूजन का फिनोमेना शुरू हो जाएगा और आपके सारे जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा वो एक हवा में डेवलप हो जाएगा। हालांकि आप आए नथिंगनेस से, जाएंगे आप नथिंगनेस में। फिनोमेना तो यही है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो फॉल्स होप का सिलसिला डेवलप हो जाएगा, वो एक इनहेरेंट मीनिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे आप, उस इनहेरेंट मीनिंग के कोई मीनिंग्स नहीं होंगे। असल में तो कहते हैं नथिंगनेस एक ब्लैंक कैनवस है, उस ब्लैंक कैनवस के ऊपर आपको फ्रीडम मिली है, अब आपको अपने मायने खुद लिखने हैं। यहां पर वो कहते हैं कि ये है जहां पर आपको कैरेक्टर डेवलप होगा। यहां पर आकर वो एक बार फिर बीइंग फॉर इटसेल्फ और बीइंग इन इटसेल्फ के फिनोमेना को समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं देखें बीइंग फॉर इटसेल्फ का मतलब ये है कि जो कॉन्शियसनेस है, जो कि एग्जिस्टेंस और एसेंस के मिलने से बना है, वो अपने आप को कैसे परफॉर्म करेगा। वो बैक वक्त जानता है कि मुझे परफॉर्म करना है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं पेंटिंग को देख रहा हूं, मैं तारीफ कर रहा हूं कि पेंटिंग अच्छी है, मगर साथ ही मैं जानता हूं कि मैं पेंटिंग की तारीफ कर रहा हूं, मैं पेंटिंग को देख भी रहा हूं। तो ये दोनों फिनोमेना का से मैं वाकिफ हूं। इसको बीइंग फॉर इटसेल्फ कहते हैं, फुल्ली कॉन्शियस होना। मैं अपने एसेंस से भी वाकिफ हूं और मैं अपनी एग्जिस्टेंस से भी वाकिफ हूं, मैं अपने फिनोमेना से भी वाकिफ हूं कि मुझे क्या बरतना। बीइंग इन इटसेल्फ में क्या होता है कि मैं अंदर से वाकिफ नहीं हूं, मैं बस अंदर ही रखता हूं, मुझे आगे क्या करना है मुझे नहीं पता। तो बीइंग इन इटसेल्फ कुछ नहीं है, बीइंग फॉर इटसेल्फ एवरीथिंग, इट्स अ होल कॉन्शियसनेस। किस तरह से, तो सार्थर ने वहां पर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और यही एक और बात भी की कि जो टाइम है, जो वक्त है, जिसको हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में डिवाइड करते हैं, उसके भी कॉन्सेप्ट को, जो उनका एक कॉन्सेप्शन ऑफ टेम्परेलिटी है, उसको बयान किया। उन्होंने कहा कि साहब वक्त जो है वो लीनियर जो डिवीजन है वो भी आर्टिफिशियल है, क्योंकि कॉन्शियसनेस के अंदर फ्लो कर रहा है, वो बह रहा है, उस बहने को उसमें मुस्तकिल फ्लोइंग है, वो फ्लोट कर रहा है वो। तो उसमें जिस तरीके से जो वक्त फ्लोट कर रहा है वो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस है। ये सब चीजें आर्टिफिशियल है। घड़ी के लिहाज से आप डिवाइड कर देते हैं, नया साल आ गया और पुराना साल चला गया, दैट्स ऑल आर्टिफिशियल। तो ये जो फ्लोटिंग ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको भी उन्होंने साथ ही साथ बताया कि ये बीइंग फॉर इटसेल्फ का फिनोमेना है, जिसके अंदर आप बहते रहते हैं और अपने आप को प्रेजेंट करते रहते हैं।
और उसके बाद उन्होंने एक और बात ये बताई कि इसका ताल्लुक रेडिकल सब्जेक्टिविटी से है। अब यहां एक बड़ा की रोल है कि साहब ये रेडिकल सब्जेक्टिविटी से मुराद क्या है। यहां पर वो कहते हैं कि रेडिकल सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि आप फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हैं अपने तमाम डीड्स के लिए। नाउ यू आर अलोन, नाउ बाय योरसेल्फ, नाउ योर कॉन्शियसनेस इन फ्रंट ऑफ यू, नाउ यू हैव टू गो फॉर। तुम्हारे डीड्स तुम्हारे हाथ में, तुम रिस्पॉन्सिबल बीइंग फॉर इटसेल्फ। नाउ लेट्स गो विद दैट एंड सी हाउ अब तुम खुदा की गोद से निकल गए हो। पहले तुम बच्चे थे, माँ बाप की गोद में सवार थे, बड़े हो गए तो भी तुमने अपने आप को अब्बा अम्मा नहीं रहे तो खुदा की गोद में बैठ गए। ना तो माँ बाप की गोद में बैठोगे ना तुम खुदा की गोद में बैठोगे, तुम सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हो। अब तुम्हारे हिस्से में घबराहट आएगी कि तुम अलोन हो, तुम अकेले हो, क्योंकि पीछे कोई एसेंस भी नहीं है, आगे कुछ पता भी नहीं है, आगे भी नो पीछे भी नो। तो क्या तुम फुल्ली फ्री हो? यहां वो कहते हैं कि नहीं साहब, सब्जेक्टिविटी के ऊपर बात आ गई। उन्होंने कहा कि यहां पर यह है कि आपकी जो शेप बनती है, आपकी जो कॉन्शियसनेस की शेप बनती है, आपकी जो फिनोमेना की और एसेंस की जो शेप बनती है, आपकी जो फुल्ली अवेयरनेस की शेप बनती है, वो सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करती है, वो दूसरों पे डिपेंड करती है। ये इंटर सब्जेक्टिव फिनोमेना है। वो ऐसा क्यों? कहते हैं देखिए साहब, मैं अपने आप को देख नहीं सकता, मैं अपने जिस्म से बाहर नहीं निकल सकता। आईने में देखता हूं, वो तो जब आईना बन गया, तो अगर आईना नहीं होता तो मैं दूसरों से ही देखता, दूसरों की साख्त में अपने आप को देखता, दूसरों के जिस्म में देखता, दूसरों के हाथ पांव में, दूसरों के चेहरे में, दूसरों के बर्ताव में, अपने चेहरे और अपने बर्ताव को महसूस कर रहा हूं। तो मेरी जो शेप कॉन्शियसनेस की बनेगी, मेरी जो शक्ल बनेगी, वो दूसरों के गेस पे डिपेंड करती है कि मुझे ताक रहे हैं मुसलसल। वो मुझे ताक रहे हैं तो वो मुझे एक प्राइड का सेंस दे रहे हैं अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं। अगर मैं बुरा काम कर रहा हूं तो वो मुझे जजमेंटल भी है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो दो चीजें आ रही हैं वो मेरे कॉन्शियस शेप को बनाएंगी। वहां से अगर शेम आ रहा है या अप्रिसिएशन आ रही है, शेम आ रहा है तो मुझे दूसरी तरह बरतना है, अप्रिसिएशन आ रही है तो दूसरी तरह बरतना है। और अगेन ये भी कि मैं उनके लिहाज से अपने आप को नहीं बरतूंगा, एक मज़ाहमत भी रहेगी, मैं उन जैसा नहीं बनूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कह रहे हैं कि वो आपकी जो एक आपका जो कैरेक्टर डेवलप होता है, आप जिस तरह से बिल्ड, क्योंकि ये फुल्ली फ्रीडम नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये जो इंटर सब्जेक्टिविटी जो आपकी है, जो जिसकी वजह से आप एक सोसाइटी में मौजूद हैं जहां आप जैसे दूसरे सारे सब्जेक्ट्स घूम रहे हैं, जो आपकी शक्ल डेवलप कर रहे हैं, वो आपकी एक फ्रीडम के बारे में एक पैराडॉक्सिकल एक शक्ल डेवलप कर रहा है। ये फ्रीडम फुल्ली फ्री फ्रीडम नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है। आप खुदा नहीं बन सकते कि अब तो मैं ऐसी की तैसी मचा दूंगा, नहीं। या आप मेटाफिजिकल भी नहीं एक झूठा ख्याल ला सकते कि नहीं साहब मैं मर जाऊंगा तो मेरी रूह जो है वो खुदा की रूह से मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इस किस्म की कोई भी, असल में पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि आप बैक वक्त आज़ाद भी हैं और रिस्ट्रिक्टेड भी हैं। आप पर बर्डन है ये जो आज़ादी है, और आपके लिए गिफ्ट भी है। आप इसको कितना वाइसली इस गिफ्ट को यूज़ करते हैं, कितना ग्रेसफुली यूज़ करते हैं, इस कॉन्शियसनेस को किस तरीके से यूज़ करते हैं, और कितना आप इसका फ़ायदा उठाते हैं और लोगों के लिए प्राइड का सबब बनते हैं, या फिर आप उसके लिए आप किस कदर शेम का सबब बनते हैं। तो यूं आपका कैरेक्टर डेवलप होता है। जनरली सार्थर जो है वो इस पूरे प्रोसेस को, यानी बीइंग की जो हैविंग है और डूइंग है, उसको एक कंप्लीट फिनोमेना कहते हैं। वो कहते हैं इसको सेपरेट करके आप इसका साइको एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट हम इसको थोड़ा सा पूरे जो हमने डिस्कशन किया है इसको एक जनरलाइज समरी की तरह देख लेते हैं। बीइंग नथिंगनेस में सार्थर कहना क्या चाह रहे हैं, असल में जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि प्री डिटरमिन्ड एसेंस नहीं है, और वी आर फ्री टू डिफाइन अवर सेल्फ। अब ये कि चॉइसेस हैं, एक्शंस हैं, आपको अपनी शेप खुद बनानी होगी, लेकिन मुकम्मल आज़ादी नहीं है, पार्शल आज़ादी है। यानी आप के बारे में जो आपकी शेप बनेगी वो आपके एनवायरनमेंट्स पे डिपेंड करती है, वो आपके माजी पे या पास्ट पे डिपेंड करती है, वो आपकी मोरालिटी पे डिपेंड करती है। और यूं एक पूरी, क्योंकि इंटर सब्जेक्टिविटी आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, तो आप साइमल्टेनियसली बाउंड भी हैं, फ्री भी हैं। तो ये एक तस्वुर हयात है जो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी या वजूदियत से आता है। मुझे उम्मीद है कि कुछ आपने इसको एंजॉय किया होगा। मेरा ख्याल है कि इस मामले को यहाँ तक रखते हैं, और फिर देखिए अगली बार फिर हाजिर होता हूँ एक नए किताब के साथ, और उसको फिर हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय करेंगे इस प्रोग्राम को। इजाज़त दीजिए।